स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कोर्स डिस्कशन में। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा केवीएल केसीएल के बारे में, उस पर बेस्ड नोडल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, तो उसी लेक्चर का ये अगला क्रम है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आपको किरचॉफ्स लॉ नहीं पता है, आपको ब्रांचेस के बारे में नहीं पता है, नोड्स के बारे में नहीं पता है, या और भी चीजें नहीं पता है, केवल केसीएल नहीं पता है, नोडल एनालिसिस नहीं पता, मेश एनालिसिस नहीं पता है, तो आपका ये लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं होगा। आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। अगर आपको ये सब पता है तो आपका स्वागत है फिर से इस लेक्चर में। ठीक है, और आप देखना शुरू कर सकते हैं इस पूरे लेक्चर को। ठीक, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अपने मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को डिस्कस किया, उस पर कुछ एक तो दो क्वेश्चन किए, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं नोडल पे और मेश पे, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक थी, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उस पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मेश एनालिसिस का कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए पहले एक क्वेश्चन लेते हैं मेश एनालिसिस का। तो ये है मेश एनालिसिस, इस पे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। तो लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो कल हमने देखा था टू लूप का क्वेश्चन, यानी दो लूप का एक क्वेश्चन देखा था। तो आज हम जैसे पहले नोडल में हमने एक नोड का क्वेश्चन देखा, फिर दो नोड का क्वेश्चन देखा, वैसे हमने मेश में पहले एक मेश का क्वेश्चन देखा, ठीक है, फिर दो मेश का क्वेश्चन देखा। तो आज हम लोग तीन मेश का क्वेश्चन देखते हैं, यानी जिसमें तीन मेश हमको मिले ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये मान लीजिए कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ये हमने ले लिया, मान लीजिए ये एक ऐसी ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच कुछ ये हमने यहाँ पे लगा दी, एक सोर्स मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया, कुछ ऐसा हमने एक सोर्स लगा दिया, एक ब्रांच हमने और यहाँ पे ऐड कर दी कुछ ये इस तरीके से, एक ब्रांच हमने और यहाँ पे ऐड कर दी कुछ इस तरीके से। ये हमने ले लिया, चलिए 7 वोल्ट, ये हमने ले लिया 6 वोल्ट, ये हमने ले लिया 2 ओम, इसको हम 1 ओम ले लेते हैं, इसको हम 3 ओम ले लेते हैं, इसको हम 2 ओम ले लेते हैं, यह 1 ओम ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया और मैंने क्या कहा कि मेश एनालिसिस की सहायता से आप एवरी लूप करंट फाइंड करिए, एवरी लूप करंट या एवरी मेश करंट आपको फाइंड आउट करना है, यानी हर एक लूप का आपको लूप करंट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस। ठीक है, तो मेश एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया, कुछ स्टेप्स लिखा है, प्रोसीजर लिखा है, जो आपको पिछली कक्षाओं में मैंने फॉलो भी करा है, वही प्रोसीजर फॉलो हम लोग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ मेसेज फाइंड आउट करनी होती है। तो मेश हमको दिख रही है, एक मेश ये है, दूसरी मेश ये है, तीसरी मेश ये है, तो नंबर ऑफ मेसेज कितनी हो गई, 3। तो 3 मेश है तो 3 इक्वेशन बनेगी और तीनों से 3 मेश करंट हमको प्राप्त होगी, जैसा कि हमको पहले से ये ज्ञात है। तो दूसरा काम क्या करना होता है, हर मेश में एक मेश करंट हमको लेनी होती है, सारे मेश में सेम करंट लेनी होती है, यानी अगर हम लोग एक में क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो सारे में क्लॉकवाइज लेंगे, अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो सब में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेश नंबर 1 हमने इसको मान रखा है, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज करंट इस तरीके से मानते हैं, ये हमारे पास I1 करंट हो गया। तो दूसरे में भी हम इसको लूप नंबर 2 मान लेते हैं, तो दूसरे में भी हम करंट मान लेंगे, मान लीजिए हमने मान लिया ये है I2। ठीक है, तो ये भी क्लॉकवाइज मान ली, तो चलिए इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज मानते हैं, ये करंट हो गई I3। तो तीनों मेशों में हमने मेश करंट ज्ञात कर लिया, यानी मेश करंट हमने मान लिया, यानी इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करना होता है, इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके बाद सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस हम लोग अपना जो है वो साइन का डोनेशन कर लेते हैं। ये शुरुआती स्टेप्स की बात है, जब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा साइन हमको लेना है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं तो आप साइन लिखते हुए चलिए, ताकि आपसे गलतियां ना हो, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर सोल्यूशन आप करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए मेश नंबर 1 में देखते हैं, ये तो वोल्टेज सोर्स है, इसमें तो साइन दिया ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं इस वाले हमारे पास ब्रांच में। तो ये ब्रांच देखिए, मेश 1 और मेश 2 दोनों में कॉमन ब्रांच है। तो कॉमन ब्रांच के लिए कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने बताया था कि जो भी हमारी कॉमन ब्रांच होती है, दो लूप के बीच में या दो मेसेज के बीच में या कभी कभी 3 मेश के बीच में भी क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, जो 3 मेशों के बीच में हमको कॉमन ब्रांच मिलती है, तो ऐसी ब्रांचों को हम लोग क्या करते हैं, उनका जो हमारा करंट उसमें निकालने का तरीका है और जो हमारा उसमें साइन लेने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफर करता है बाकी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस से। तो हमने कल क्या बताया था कि जो दो ब्रांचें होंगी, देखिए ये ब्रांच नंबर, ये ब्रांच है हमारे पास 1 ओम की। ठीक, तो इसमें देखिए एक करंट I1 भी फ्लो कर रही है और इधर से करंट I2 भी फ्लो कर रही है, यानी बेसिकली इस ब्रांच में हमारी दो करंट फ्लो कर रही है, एक I1 फ्लो कर रही है, एक I2 फ्लो कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लूप में है तो दोनों करंटें फ्लो करेंगी उसमें। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है इस केस में, हमको किसी एक करंट को सुपीरियर मानना होता है, किसी एक करंट को सुपीरियर करंट मानना होता है। चलिए हम लोग I1 को सुपीरियर लेके चलते हैं।
ठीक है, I1 को क्या लेके चलते हैं, सुपीरियर करंट लेके चलते हैं, यानी I1 को बड़ा मान के चलते हैं, I2 को छोटा मान के चलते हैं। तो जो करंट हम लोग बड़ी मान के चलते हैं उसी का साइन हम लोग इस एलिमेंट को देते हैं। ठीक है, तो I1 का साइन हम लोग इस एलिमेंट को देंगे। तो जिधर से करंट एंटर करती है रेजिस्टेंस में उसको हम लोग प्लस लेते हैं, जिधर से निकलती है उसको माइनस लेते हैं। तो I1 ऊपर से आके नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो गया। ठीक, अब इस सेकंड लूप में देखिए इस वाले एलिमेंट के हम लोग देखते हैं। तो ये वाला एलिमेंट हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी दूसरे लूप में कॉमन नहीं है, या तो किसी भी दूसरे मेश में कॉमन नहीं, तो इंडिपेंडेंट है ये। तो इंडिपेंडेंट है, इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, केवल और केवल I2 फ्लो करेगी, केवल और केवल I2 फ्लो करेगी। तो I2 ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी, तो ऊपर वाला टर्मिनल प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया। वेरी गुड। आप इसी तरीके से देखिए ये 3 ओम के 3 ओम को देखते हैं हम लोग। 3 ओम को यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो 3 ओम भी कॉमन है, लूप 3 में भी है और लूप 2 में है। तो इन दोनों लूप्स में ये कॉमन ब्रांच है, तो इसमें भी वही सेम केस फंसेगा जो हमारा 1 ओम में था। तो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग I2 भी फ्लो करेगी, इसमें I3 भी फ्लो करेगी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक करंट को सुपीरियर मान के चलेंगे। तो चलिए हमने मान लिया कि I2 हमारा सुपीरियर है, I2 क्या है, वो सुपीरियर है। इसको I2 को हमने बड़ा मान लिया, I3 को छोटा मान लिया। तो I2 की है का ही साइन कन्वेंशन हम लोग इसके लिए देंगे। तो I2 हमारा किधर से किधर फ्लो करेगा, इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जिधर से जिधर फ्लो करेगा, मान लीजिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। जिधर से एंटर करता है उसको प्लस देते हैं, जिधर से निकलता है वो माइनस हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी अब, I2 माइनस I3। ठीक है, I2 बड़ा है तो इसलिए I2 माइनस I3। ऐसे इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1 माइनस I2। तो I1 बड़ा है, I2 छोटा है, तो I1 माइनस I2। ठीक है, ऐसे देखिए अब इस ओम के 1 ओम के पास है, तो 1 ओम भी इंडिपेंडेंट ब्रांच है, यानी केवल और केवल लूप 3 में, तो केवल I3 फ्लो करेगी, इधर से एंटर करेगी वो प्लस, इधर निकली वो माइनस। ठीक है, अब देखिए इस 2 ओम के क्रॉस आइए। 2 ओम भी देखिए फिर से अब लूप 1 और लूप 3 के बीच में कॉमन है, लूप 1 और लूप 3 के बीच में कॉमन है। तो इसमें भी इन दोनों करंट फ्लो करेगी, यानी I1 भी फ्लो करेगी और I3 भी फ्लो करेगी। तो क्योंकि पहले ही मान चुके हैं कि I1 जो है I2 से बड़ा है और I2 I3 से बड़ा है, तो इस तरीके से I1 हमारा I3 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ी करंट कौन सी हो गई, I1। तो I1 का ही साइन कन्वेंशन लेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे की तरफ माइनस हो गया। ठीक है, तो इसका भी साइन कन्वेंशन पूरा हो गया। तो इस तरीके से साइन का डोनेशन हो गया हर एक एलिमेंट के क्रॉस। हमने करंट मान ली, और अब हमको क्या करना है, अब हमको बारी बारी से हर एक मेश में मेश एनालिसिस अप्लाई करनी है, यानी केवीएल अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मेश नंबर 1 में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन मेश फर्स्ट। तो मेश नंबर 1 में हमने केवीएल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेश नंबर 1 में जब केवीएल अप्लाई करेंगे, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये वाला हमारा इधर से करंट ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर टर्मिनल कौन सा मिला है, प्लस। तो ये हो गया सीधे +7। ठीक है, 1 ओम में पहुंचे हम। तो 1 ओम में करंट हमने मान रखी है I1 को बड़ी, तो I1 ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो साइन कौन सा लेना पड़ेगा आपको, माइनस का। तो माइनस हो गया, एलिमेंट कितना है 1 ओम का। ठीक है, तो करंट कितनी हो जाएगी, ये दोनों कॉमन है, तो I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 क्यों लिख रहे हैं, I2 माइनस I1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमने मान रखा है कि I1 बड़ा है और I2 छोटा है। तो क्योंकि ये कॉमन ब्रांच है, तो दोनों करंट फ्लो करेंगे और दोनों की पोलरिटी अपोजिट है। देखिए हमारा I1 ऊपर से नीचे आ रहा है और I2 नीचे से ऊपर जा रहा है इस एलिमेंट के क्रॉस, तो दोनों की पोलरिटी अपोजिट है, तो दोनों क्या होंगी, सब्सट्रैक्टिव नेचर की होंगी, तो दोनों सब्सट्रैक्ट होंगी। तो I1 माइनस I2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस लूप में, यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पहुंच गए हम। तो यहाँ से देखिए करंट हमने कौन से मान रखी है, I1। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ हमारा इस 6 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल ले रहा है, माइनस। ये हो गया -6। ठीक है, ऐसे ही इस वाले एलिमेंट के क्रॉस पहुंचे, तो यहाँ भी ऊपर से नीचे करंट आ रहे हैं, तो जिस टर्मिनल से निकल रहा होता है उसका हमने साइन लेना होता है। ये क्या हो जाएगा, -2। और करंट कौन सी फ्लो करेगी, ये 3 और 1 के बीच में कॉमन है, तो I1 माइनस I3। I1 माइनस I3 क्यों, क्योंकि हमने I1 को बड़ा मान रखा है, इक्वल टू 0। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 7 ये 6। ठीक है, तो सीधे माइनस हो गया, दोनों 1 + 1 माइनस, ये हो गया 1। ठीक, I1 यहाँ पे भी है, I1 यहाँ पे भी, तो माइनस I1 यहाँ पे है, -2 I1 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, -3 I1। ठीक है, I2 केवल यहीं पे है, वो भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, प्लस। ये हो गया प्लस I2। I3 भी केवल यहाँ पे, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, +2 I3 इक्वल टू 0। इसको उधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा, ये 3 I1 माइनस I2 माइनस 2 I3 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये 1 ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेश नंबर 1 में अप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, सेकंड मेश में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई KVL इन मेश 2। अब मेश 2 में अप्लाई करेंगे। मेश 2 में देखिए कैसे अप्लाई करना होता है, ध्यान से देखिएगा। एक तरफ से शुरू करते हैं, चलिए इधर से शुरू करते हैं, इस वाले एलिमेंट से। तो ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है,
मेस 1 में भी और मेस 2 में भी, ठीक है। अब हमारा I2 इस वाले मेस में I2 करंट फ्लो कर रहा है, I2 किधर से किधर फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कौन से टर्मिनल से I2 भी बाहर निकल रहा है, प्लस वाले टर्मिनल से, तो साइन कौन सा ले लेंगे हम लोग, प्लस, ठीक है। एलिमेंट की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1, ठीक। और करंट वही I1 माइनस I2, क्योंकि वो दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक। अब पहुंचे हम लोग 2 में, ठीक है। 2 में I2 ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करी, तो कौन सा टर्मिनल से I2 बाहर निकली, माइनस वाले, तो साइन क्या हो गया, माइनस। एलिमेंट की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। और करंट कौन सी फ्लो करेगी, केवल I2, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो करंट क्या हो गया हमारे पास, I2, ठीक है। अब पहुंचते हैं यहाँ पे, देखिए अब इस एलिमेंट में हम लोग I2 किधर से इधर निकल रही है, प्लस से माइनस की तरफ, निकल किधर से रही है, माइनस की तरफ। तो साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस, ठीक है। एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो एलिमेंट की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। और करंट क्या हो जाएगी हमारी, I2 माइनस I3। क्यों I2 माइनस I3, क्योंकि हमने मान रखा है कि I2 बड़ी है और I3 छोटी है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा I2 है वो इस तरफ से इस तरफ फ्लो कर रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है। और I3 हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो दोनों अपोजिट पोलरिटी का है, दोनों सब्सट्रैक्टिव नेचर के होंगे, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए I1 हमारे पास एक ही जगह है, तो सीधे I1 हो गया, ठीक है। I2 हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक माइनस I1 यहाँ से मिल जाएगा, माइनस 2 I2 यहाँ से मिल गया, माइनस 3 I2 यहाँ से मिल गया, तो 3 2 और 1 कितना हो गया, माइनस 6 I2, ठीक है। I3 आपको एक ही जगह मिल रहा है यहाँ पे, वो भी कितना हो गया, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 3 I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है हमको, तीसरे मेश में भी मेश करंट अप्लाई करना है, वाली केवल अप्लाई करना है, और एक आपको इक्वेशन और मिलेगी। तो ये हमने तीसरे में जैसे आपको अप्लाई किया, तो अप्लाई केवीएल इन मेश 3, मेश 3 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेश 3 में चलिए 6 वोल्ट से शुरू करते हैं, फिर लौट के 6 वोल्ट तक आएंगे। तो 6 वोल्ट में शुरू करेंगे, तो मेश 3 में I3 करंट फ्लो हो रही है, तो I3 किधर से किधर निकले, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बैटरी कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, 6 वाले का प्लस टर्मिनल मिल रहा है, प्लस टर्मिनल मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 6, ठीक है। ऐसे ही 3 ओम में पहुंचे, तो 3 ओम में आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारी जो करंट है वो किधर से निकल रही है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, यानी इधर से एंटर करी इस तरफ आई, तो प्लस टर्मिनल से निकलेगी। जब प्लस टर्मिनल से निकलेगी तो साइन कौन सा मिलेगा, प्लस। एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 3, करंट कितनी हो जाएगी, I2 माइनस I3, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है कि I2 बड़ा है और I3 छोटा है। अब हम लोग पहुंचते हैं इस वाले एलिमेंट के क्रॉस, इस वाले एलिमेंट में देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, हमारा करंट किधर से निकला है, माइनस वाले टर्मिनल से, तो हमने क्या ले लिया, माइनस, ठीक है। एलिमेंट का वैल्यू है 1 ओम, ठीक है। करंट कितनी हो जाएगी, केवल I3, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक। अब इस लूप में सब हो गए, लेकिन एक एलिमेंट अभी बच गया, ये वाला, ठीक है। अब ये एलिमेंट देखिए 1 और 3 में कॉमन है, उसी के तरीके से, तो यहाँ पे करंट हमारे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट, कौन सा टर्मिनल हमको मिलेगा एलिमेंट का, करंट के साथ वो प्लस वाला मिलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, एलिमेंट की वैल्यू 2, करंट हो जाएगी I1 माइनस I3, क्योंकि वो I1 और I3 में कॉमन है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, I1 आपको केवल यहाँ पे मिल रहा है, प्लस 2 I1, यहाँ पे हो गया प्लस 2 I1, ठीक। I2 यहाँ पे मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, प्लस 3 I2, I3 आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो 3 हो गया, और यहाँ से 3 मिला, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस 6 I3, और यहाँ पे ये प्लस 6 है, इक्वल टू 0, प्लस 6 को उधर ले जा सकते हैं, ये हो गया 2 I1 प्लस 3 I2 माइनस 6 I3 इक्वल टू माइनस 6, ये इक्वेशन नंबर 3। तो आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको I1 I2 और I3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, I1 I2 I3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन दी गई है, इजीली आप इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करिए, और जब इजीली आप अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको जो है I1 I2 और I3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आपको अलजेब्रा आती होगी, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे आप हो सकता है, अगर आपको कैलकुलेटर लागू हो तो आप कैलकुलेटर में सीधे इक्वेशन डालेंगे, आपको I1 I2 I3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो अगर आपका कैलकुलेटर लागू नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले 2 इक्वेशंस को लेंगे, ठीक, उसमें से एक वेरिएबल गायब कर देंगे, कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इस और इस इक्वेशन को लिया, ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो देखिए यहाँ पे 3I1 हो गया, यहाँ पे भी 3I1 हो गया, तो दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, हमको I2 और I3 की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी, I2 और I3 की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो हम चाहे तो उस I2 की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख करके, ठीक है, यहाँ से I2 और I3 मिल जाएगा ना आपको,
तो I2 I3 मिल जाएगा। तो आप चाहिए तो I2 की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, I3 के फॉर्म में, ठीक, उसको वन वेरिएबल बना करके आप दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, या आप जो है दूसरे मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, यानी फिर आप दो अलग अलग इक्वेशंस को लेकर के एक वेरिएबल गायब करिए, तो इस तरीके से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, और उन दोनों को आप सॉल्व करके जो है I1 I2 और I3 की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम लोग इसको जो है आपको अलजेब्रा का ये टेक्निक को बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इक्वेशंस को, ठीक। अभी हम सॉल्व करने जाएंगे तो आपका काफी जो है टाइम का कंजम्पशन होगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 एम्पियर, ठीक है, I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 एम्पियर, और I3 की वैल्यू फिर से जो है वो 3 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको ये सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आएंगे, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपका ये टाइम वेस्ट होगा। पॉज करके नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाक से इसको पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बोर्ड पे ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये है अपना नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, नोडल एनालिसिस की सहायता से ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है यानी 5 ओम, इसमें हमको करंट प्राप्त करनी है, ठीक है। करंट हो एट 5 ओम हमको प्राप्त करनी है, यानी इस और इस टर्मिनल के बीच में जो हमारा 5 ओम लगा हुआ है, इसमें हमको करंट की डायरेक्शन दे दी है उन्होंने, मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन दे दी है, और इस डायरेक्शन में हमें 5 ओम के क्रॉस कितना करंट आएगा ये ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते थे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करते थे। सबसे पहले क्या करते थे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो कितने प्रिंसिपल नोड है यहाँ पे, पहला प्रिंसिपल नोड हमको ये मिल गया, नोड नंबर 1, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल नोड हमें ये मिल गया, नोड नंबर 2, ठीक। और ये हमारे पास कुछ कॉमन है, ठीक है, तो इसको हमने नोड नंबर 3 मान लिया, ठीक है। तो हमने कहा था कि जितने जैसे भी हम सारे के सारे नोड जब हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, उस नोड को ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नोडों को ज्ञात करने के बाद हमें एक नोड को रेफरेंस नोड मानना होगा। तो हमने पिछली कक्षा में बताया था, जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले नोड को रेफरेंस नोड मान लेते हैं। तो इस नोड को हमने रेफरेंस नोड मान लिया, और ये मान लिया कि ये 0 वोल्ट पे है, ठीक है। तो रेफरेंस नोड मानने के बाद क्या होता है कि रेफरेंस नोड को छोड़ करके जितने नोड बचे होते हैं सब पे हमको केसीएल अप्लाई करना होता है। तो केसीएल अप्लाई करने से पहले, जैसे हम लोग को केवीएल अप्लाई करने से पहले हम लोग सारी की सारी मेश जो जितना भी था वो साइन कन्वेंशन कर लेते थे, यानी मेश लूप मेश करंट लिख लेते थे। वैसे ही केवीएल नोडल एनालिसिस अप्लाई करने से पहले सभी ब्रांचों में हम लोग करंट एक एज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्शन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। चलिए मानते हैं सबसे पहले, चलिए इस नोड पे, नोड नंबर 1 पे मानते हैं। नोड नंबर 1 पे हम लोग क्या मानते हैं, हमने माना कि इस तरफ से कोई करंट I1 आ रहा है, ठीक है। इस तरफ हमारा करंट मान लीजिए ये I3 चला गया, और इसको हमने मान लीजिए I2 मान लिया है, ठीक है। ऐसे ही इस नोड पे हम पहुंचे, ठीक है। तो इस नोड पे करंट हमारा इधर I2 आया, हमने मान लिया इसमें चला गया I4, ठीक है, और यहाँ पे करंट आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने सभी नोड्स पे जो है, यानी जिन दोनों नोड पे हमको केसीएल अप्लाई करना है, उन दोनों नोड्स पे हमने क्या कर लिया, जो है ये ज्ञात कर लिया कि कौन सी करंट किधर जा रही है, यानी हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, बारी बारी से प्रिंसिपल नोड को छोड़ करके बाकी दोनों नोड्स पे हमको केसीएल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले नोड नंबर 1 पे केसीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड 1। तो नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो जब नोड 1 पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो केसीएल में क्या होता है, केसीएल में ये होता है कि किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट का समेशन आउटगोइंग करंट के समेशन के इक्वल होता है। तो इनकमिंग करंट कौन सी है इस नोड पे, केवल 1 I1, ठीक है। बाकी ये दोनों करंट क्या है, आउटगोइंग बाहर की तरफ जा रही है। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, I2 प्लस I3, ये हो गया, ठीक है। तो इनकमिंग करंट केवल I1 है, और बाहर जाने वाली I2 और I3 दोनों है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दिया। अब इस जो हमने केसीएल अप्लाई कर दिया, अब इस केसीएल को हमको क्या करना है, वोल्टेज के फॉर्म में, यानी नोड वोल्टेज के फॉर्म में इस इक्वेशन को चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे नोड वोल्टेज नहीं माना था, चलिए यहाँ पे V1 है, ये 1 है, तो इसको हम लोग नोड वोल्टेज V1 मान लेते हैं। ये 2 है तो यहाँ पे नोड वोल्टेज V2 मान लेते हैं। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ठीक। चलिए अब हमको करंट I1 के लिए इक्वेशन लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ नोड वोल्टेज। तो I1 कहां से कहां फ्लो कर रही है, देखिए I1 फ्लो कर रही है 20 वोल्ट से V1 की तरफ, 20 वोल्ट से V1 की तरफ। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये लिखने का तरीका सिखाया था, एक बार फिर सिखा रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। तो जहां से जहां करंट फ्लो करता है वहां माइनस वहां तक का हम लोग वोल्टेज लिखते हैं। तो 20 से फ्लो कर रहा है V1 की तरफ, यानी 20 ज्यादा होगा V1 कम होगा। कल भी मैंने बताया था कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, तो 20 ज्यादा होगा और V1 कम होगा। तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 20 माइनस V1। तो करंट हमारा वोल्टेज हो गया 20 माइनस
V1 और फिर जिस ब्रांच में हमारा वो करंट फ्लो कर रहा है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 3। ठीक है, ये हो गया हमारा I1। अब I2 देखते हैं। I2 हमारा फ्लो कर रहा है V1 से V2 की तरफ, V1 से V2 की तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास V1 माइनस V2, तो जहां से स्टार्ट किया वो माइनस जहां पहुंचा वो, ये हो गया V1 माइनस V2। और इस ब्रांच में कितना हमारे पास रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो कितना हो गया 5 ओम। ओम नहीं लिखना है यहाँ पे, केवल 5 लिखना है, प्लस I3। I3 देखिए कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, I3 फ्लो कर रहा है V1 से 0 की तरफ, क्योंकि नीचे का सारा वोल्ट सारा हमारा नोड एक ही है और उसका हमने वोल्टेज कितना मान रखा है 0, तो ये हमारा क्या हो गया 0, तो V1 से 0 की तरफ फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा V1 माइनस 0 और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो V1 माइनस 0 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करिए देखिए, तो जब इधर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 20, ठीक, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 4v1 माइनस 4v2 प्लस 5v1। ठीक है, इस तरफ क्या आ जाएगा 20 माइनस v1 बाई 3। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर ये हो जाएगा 400 माइनस 20v1, इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 5, 4 5 दोनों v1 है तो हो गया 9, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 27v1, फिर इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12v2। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेंगे, 20 उसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 47, ये आपके पास हो गया 47v1 माइनस 12v2 इक्वल टू 400। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन के आई, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 बन के आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन के आएगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे जो है वो केसीएल अप्लाई करेंगे, इस वाले नोट पे आप केसीएल अप्लाई करिए, अब नोट नंबर 2 पे। ठीक है, तो अप्लाई केसीएल एट नोड सेकंड, तो नोड सेकंड पे हमको केसीएल अप्लाई करना है, तो नोड सेकंड पे जब हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। नोड सेकंड पे केसीएल अप्लाई करने पे देखिए, तो नोड सेकंड पे हमारी इनकमिंग करंट कौन सी है I2, आउटगोइंग करंट क्या है I4 और 1 एम्पियर। देखिए वो I4 भी बाहर जा रही है, 1 एम्पियर भी बाहर जा रही है, तो I2 हमारी हो गई इनकमिंग करंट, तो I2 इक्वल टू I4 प्लस 1। ठीक है, I4 प्लस 1, तो I2 क्या है, I2 के बारे में हम लोग लिख ही चुके हैं, V1 से V2 की तरफ चले तो V1 माइनस V2 अपॉन 5, तो V1 माइनस V2 अपॉन 5। I4 देखिए कहां से कहां तक फ्लो कर रही है, I4 कर रही है V2 से 0 की तरफ, तो V2 माइनस 0 अपॉन 5, ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 5, तो V2 माइनस 0 अपॉन 5, 1 तो सीधे 1 ही, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोनों तरफ ये हो जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है, ये हो जाएगा V2 प्लस 5। ठीक है, तो V2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, हम क्योंकि हमको यहाँ पे करंट की वैल्यू जाननी है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास आई थी क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 इतना हो गया, ये हो गया 1। अब इक्वेशन नंबर 1 इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 6v1 माइनस 12v2 माइनस इक्वल टू 30, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करते हैं दोनों माइनस कर दे तो ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से चला गया ये इतना, ये हो गया हमारे पास 41v1, ये माइनस होगा यहाँ से तो हमारे पास मिल जाएगा 370, तो v1 इक्वल टू कितना मिल गया 370 अपॉन 41। ठीक है, ये v1 मिल गया। ठीक है, अब हमें v2 ज्ञात करना है, तो v2 ज्ञात करना है तो इसको हम यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको एक मिनट कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई थिंक गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए इतना आगे इतना वोल्ट आ गया। ठीक है, तो v1 को यहाँ पुट करेंगे, अब तो v1 को पुट करेंगे तो v2 मिल जाएगा, तो हमारे पास ये क्या है यहाँ पे है 370 अपॉन 41 माइनस 2v2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो v2 किधर ले जाएगा 5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 370 अपॉन 41 माइनस 5 इक्वल टू 2v2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 41 से ये मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स, तो ये आपके पास हो गया 370 माइनस, ये हो गया 5। ठीक है, और ये हो गया 20, तो 205 अपॉन 41 इक्वल टू 2v2, तो आपके पास ये v2 इक्वल टू क्या, ऊपर जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 165
अपॉन 165 अपॉन यहाँ पे नीचे चला आएगा तो ये हो गया आपके पास 82 इक्वल टू V2। तो आपके पास V1 आ गया, आपके पास V2 आ गया। तो आपको चाहिए क्या 5 ओम में, 5 ओम में क्या चाहिए आपको, 1 मिनट में देख लो उधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ कैमरे को। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। चलिए तो इसको आप यहाँ तक देख लीजिए, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया कैलकुलेशन करने पर। तो आपको V1 V2 मिल गया, ठीक है। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपको चाहिए क्या 5 ओम के क्रॉस करंट चाहिए, यानी 5 ओम के क्रॉस आपको करंट चाहिए। तो 5 ओम में करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या है V1 माइनस V2 बाई 5। तो 5 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है I5 ओम, ये क्या है V1 माइनस V2 बाई 5। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं V1 और V2 का। तो V1 हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ, V1 हमारे पास आ गया 370 अपॉन 41 माइनस 165 अपॉन 82, ठीक है, अपॉन 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ऊपर वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा 82, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 740 माइनस 165 अपॉन 5, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और 5 ओम के क्रॉस करंट प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये टाइम वेस्ट करेगा। जल्दी आप पॉज करके नोट करिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टेक्निक पे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये नोडल एनालिसिस और मेथड एनालिसिस समझ में आई होगी। तो आप अपने घरों पे जाएंगे, यानी अपने घरों पे, ठीक है, अपने जो भी आपके पास बुक्स हैं उन पे नोडल एनालिसिस और मेथड एनालिसिस के जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, यानी इन्हीं मेथड को फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। अभी हम और भी क्वेश्चन इन पे करेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम डिस्कशन वाले सेक्शन में, ठीक है। किस सेक्शन में, जो प्रॉब्लम डिस्कशन का हमारा सेक्शन आता है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। हर टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं, यानी 10 से 15 क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरीके से जब केवीएल केसीएल और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा तो उसके बाद जो है फिर हम लोग और एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हम लोग केवीएल केसीएल और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट करिए, फिर अगले टेक्निक पे पहुंच चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टेक्निक पढ़ते हैं, टेक्निक नंबर 3। जैसे हमने बताया था आपको कि सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स में 3 टेक्निक्स थी। एक का नाम था हमारे पास सोर्स नोडल एनालिसिस, दूसरे का मेश एनालिसिस, इनको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरी टेक्निक हमारी बची थी उसको पढ़ते हैं, उसका नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये काफी अलग टाइप का हमारा सर्किट एनालिसिस का एक मेथड है, ठीक है, जिसमें हम लोग सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। तो इस तरीके से हम लोग कुछ सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसमें सोर्स को चेंज करके हम लोग सर्किट को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। बेसिकली करता क्या है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा, तो सर्किट से एक नोड को कम कर देता है। क्या कर देता है, एक नोड को एलिमिनेट कर देता है, यानी एक नोड जो है सर्किट से वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा, अगर हम लोग केसीएल अप्लाई कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे एक नोड कम होने से क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन कम बनेगी और जो हमारा सोल्यूशन होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा, यानी कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा और जल्दी हम लोग वहां पे आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सोर्स सिंप्लीफिकेशन टेक्निक यानी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये करता क्या है, जो हमने बताया क्या करता है, ये एक जो है वो नोड को सर्किट से कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा सर्किट एनालिसिस थोड़ा सिंपल हो जाता है और जल्दी कैलकुलेट हो जाता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, यानी जो हमारे करंट और वोल्टेज की वैल्यू जल्दी प्राप्त हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो उस ब्रांच के क्रॉस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे जिस ब्रांच में हमको करंट या पावर या वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बच्चे अक्सर इस चीज की गलती करके आते हैं कि जिस ब्रांच में उसको करंट या जो है वो पूछा होता है, पोटेंशियल पूछा होता है, करंट पूछा होता है या पावर पूछी होती है जिस ब्रांच के क्रॉस, उसी ब्रांच में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप उनमें नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे या सही आंसर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको जिस ब्रांच में भी आपको करंट प्राप्त करनी हो या पोटेंशियल प्राप्त करना हो या पावर प्राप्त करनी हो, तो उस ब्रांच में आप कभी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करेंगे, यानी उस ब्रांच को छेड़ना आपको नहीं है। आप बाकी ब्रांचेस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो क्या सबसे बात है कि आप जो है वो उस ब्रांच में अप्लाई नहीं करना है जहां पे तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन should not be applied, should not be
applied in that branch in which current, potential or power is being calculated। ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखना है कि कभी भी हम लोग आइडियल सोर्सेस के लिए इसको अप्लाई नहीं करेंगे। इट नॉट बी एप्लीकेबल, इसको मैं अभी बताता हूं, नॉट बी एप्लीकेबल फॉर आइडियल सोर्सेज। ठीक है। तो कभी भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आइडियल सोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। जब भी इसको अप्लाई करेंगे तो वो प्रैक्टिकल सोर्स के लिए ही अप्लाई करेंगे। जब भी अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिकल सोर्स के लिए ही अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। होता क्या है बेसिकली, चलिए हम लोग देखते हैं करंट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन इन वोल्टेज सोर्स। ठीक है। करंट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग वोल्टेज सोर्स में देखते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिया हुआ है लाइक दिस। हमने मान लिया कि हमारे पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इस तरीके से। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम आपको पता है कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस मिलेगा हाई वैल्यू का। आइडियली ये क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, यानी ओपन सर्किट होगा, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, यहाँ पे कुछ आर ओम का रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिया हुआ है। इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिए V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो आपके पास V कितना दिया रखा है, यहाँ पे V हमको पता करना है। आई दे रखा है, आर दे रखा है, आई दे रखा है और आर दे रखा है। तो आई कितना दे रखा है यहाँ पे हमारे पास आई दे रखा है आई। आर कितना है हमारे पास यहाँ पे, आर भी आर दे रखा है। ठीक, तो हमारे पास जो सर्किट ट्रांसफॉर्म होकर आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वैल्यू भी मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए पोलरिटी कैसे लिखेंगे, पोलरिटी इसी करंट सोर्स के हिसाब से लिखेंगे। तो करंट आपको पता है कि सोर्सेज में जिधर से करंट निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग प्लस लेते हैं। तो प्लस ऊपर हो गया, इस तरफ से करंट निकला तो प्लस ऊपर हो गया और माइनस नीचे हो गया। तो पोलरिटी भी आप ध्यान रखेंगे कैसे बनानी है। ठीक है। तो ये अब ये वोल्टेज सोर्स जो हमारा बना V, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। ठीक है। अब ये जो R रेजिस्टेंस आपका बचा, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल था तो ये भी प्रैक्टिकल बनेगा। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज में क्या होता है, सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। तो ये सीरीज में जाके रेजिस्टेंस ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, आर ओम। ये कितना हो गया, आर ओम का रेजिस्टेंस ये कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है ये करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक हमारा करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको बोलते हैं करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन वोल्टेज सोर्स। ठीक है। पोलरिटी का आपको बहुत ध्यान देना है। पोलरिटी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमारा करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स आपको पता है, सोर्सेज में जिस टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है उसको प्लस लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्लस टर्मिनल ऊपर है और माइनस टर्मिनल नीचे है। ठीक है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो है हमारा जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में होता है, तो यहाँ पैरेलल में है। और हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कहाँ पे होता है, सीरीज में। ठीक है। आइडियली ये जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो होता नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ स्मॉल वैल्यू का होगा, वहां पे जो है जाके वहां पे हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक। सिमिलरली हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सिमिलरली दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। चलिए हमको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है कोई, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है और इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है इन करंट सोर्स, इन करंट सोर्स। ये करंट सोर्स में हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें देखना है। ठीक है। तो अब देखिए उसी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बनाया था। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये हमको एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल में हम लोग नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया जहां भी उसको अप्लाई करना है वो भी प्रैक्टिकल में ही अप्लाई करना। तो ये हमारा मान लीजिए प्लस माइनस, ये हमारा ये आर ओम हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये हमारा V वोल्ट है। ठीक। तो ये आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। अब आपको इसको प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिंपली जो है आप वैसे ही देखिए डायरेक्शन क्या होगी, करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, आपकी ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि करंट वोल्टेज सोर्स में करंट किधर से निकलेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। ये हो गया ये, और इसके पैरेलल में हमको रेजिस्टेंस लगाना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करंट वोल्टेज सोर्स है तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में चेंज होगा। तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आई की, ये आई की वैल्यू होगी V अपॉन आर, क्योंकि हमको ओम्स लॉ पता है आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे V अपॉन आर, और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये यही वाला रेजिस्टेंस होगा, ये कितना हो जाएगा आर। ठीक। तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसको बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। बेसिकली ये दोनों जो है इक्विवेलेंट हमारे सर्किट्स है, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट है। ठीक है।
बस हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका एक नोड रिड्यूस हो गया, एक नोड रिड्यूस हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नोड रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सर्किट को थोड़ा सिंपल बनाता है, जिससे हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं और आंसर कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई करना होता है हमको। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, लाइक दिस। ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 एम्पियर दिया हुआ है, ये 6 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है। ये आपने मान लिया कुछ 10 ओम है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है करंट, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है इसमें, यानी 10 ओम में आपको करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए आपको करंट कहाँ फाइंड आउट करना है, 10 ओम में, ठीक है। आपको दो प्रैक्टिकल सोर्सेज दिख रहे होंगे, ठीक, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, ठीक है। सबसे पहले आपको सर्किट में देखना है कि प्रैक्टिकल सोर्स कहाँ लगा, यानी सोर्स अगर करंट सोर्स है तो उसके पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए, अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो उसके सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो बेसिकली हम लोग करंट सोर्स के साथ ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ताकि वो सर्किट को इजी बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसमें हमको जो है इस जो हमारा 10 ओम दिया हुआ है इसमें हमको करंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको जिस ब्रांच में करंट चाहिए वो इससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यानी हमारे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, कैसा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, देखिए करंट सोर्स विद प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये प्रैक्टिकल हमारा करंट सोर्स है, इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं ऐसे, ये भी, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, चलिए देखते हैं। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमको अप्लाई करना है इस जगह पे, कहाँ पे, इस पे और इस पे। तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 एम्पियर और ये 4, तो हमने बताया था V इक्वल टू क्या था, I इंटू आर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम, चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम वाला, ठीक है। यह वोल्टेज सोर्स बन गया ये, प्लस माइनस, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट। डायरेक्शन हमने कैसे ले ली, क्योंकि अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर यहाँ पे प्लस होगा, नीचे माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 2, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लगा देते हैं साथ में, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो ये भी यहाँ पे आ गया सीरीज में 2 ओम। और ये हो गया हमारे पास वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास 10 ओम। देखिए अब सर्किट कितना सिंप्लीफाइड हो गया, नहीं तो आपको यहाँ पे नोड एनालिसिस लगानी होती, फिर यहाँ पे नोड एनालिसिस लगानी होती, फिर आपको ये करंट फाइंड आउट करना पड़ता, ठीक है। V1 निकालना पड़ता, V2 निकालना पड़ता। देखिए आप सर्किट एकदम इजी हो गया। अब आप सीधे इसमें जो है, एक आपके पास मैथ है, सीधे आप इसमें KVL अप्लाई कर सकते हैं, और KVL अप्लाई करके सीधे यहाँ पे करंट आई फाइंड आउट कर सकते हैं। वही करंट जो है 10 ओम के क्रॉस फ्लो करेगी, क्योंकि सारी सीरीज में है तो एक ही करंट निकलेगी हमको। चलिए यहाँ पे KVL अप्लाई कर देते हैं हमने, ये मान लिया ये मेश करंट है हमारा, मेश एनालिसिस लगा दें यहाँ पे, तो ये हमने मेश करंट मान लिया आई सारी मेश में करंट फ्लो रही, आई यहाँ पे भी है। तो जैसे यहाँ पे मेश एनालिसिस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से करंट निकला है तो प्लस 16 हो गया, इसको चलिए प्लस माइनस मान लेते, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइनस से बाहर निकलेगा तो माइनस 4i1, 4i, माइनस से बाहर निकले तो माइनस 10i, ठीक है। फिर माइनस से बाहर निकले तो माइनस 2i, फिर माइनस से बाहर निकलेगा तो माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 16 में से ये कितना आ गया 16 और माइनस 12 कितना हो गया 4, और ये आपके पास आ गया 10, 4 14 और 2 16, तो माइनस 16i इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 4 इक्वल टू 16i, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना बन गया 1/4, यानी 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इजीली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाने से कितना आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़े, नोट करिए पॉज करके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने नोडल एनालिसिस में किया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये मान लीजिए 10 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं, ये भी 2 ओम है, ये 5, ये हमने मान लिया ये 2 एम्पियर है। ठीक है, इस तरीके से हमको दिया हुआ है, हमको करंट आई निकालना है। ठीक है, ये करंट आई निकालना है। तो देखिए अब आपको क्या करना हो सकता है कि आप नोडल एनालिसिस लगाएं दोनों पे। ठीक है, और फिर जो है इसको सॉल्व करें। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको करंट चाहिए यहाँ 4 ओम में, तो हम लोग यहाँ पे देखिए आपको एक प्रैक्टिकल सोर्स दिख रहा है, यानी 2 ओम एम्पियर के साथ एक 2 ओम दिख रहा है पैरेलल में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोडल, यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको जो है 2 ओम का इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, और इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले सर्किट को देखना होगा, जानना होगा कि कहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें ताकि हमारा सर्किट सिंपल हो जाए। कभी कभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से हमारा सर्किट डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो ये अब आपको सोचना है कि सर्किट जो है हमारा कब सिंपल होगा, कब डिफिकल्ट होगा। तो जनरली जो है, इसलिए मैंने बताया कि जनरली जो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं वो करंट सोर्स पे लगाते हैं, ताकि उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सके और इजीली हमारा कैलकुलेशन हो सके। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लगा सर्किट मैं बनाता हूँ दोबारा अप्लाई करके। ये तो हमारा पहला वाला सर्किट है, ये एज इट इज रहेगा। ये 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ये आपके पास हो गया 2 ओम। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों हमारे पास, ये कैसा है प्रैक्टिकल सोर्स, तो इसके वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा, कितना रेजिस्टेंस आएगा, इतना ही आएगा। ये हो गया 2 ओम। ठीक है, अब ये वोल्टेज सोर्स मिलना है। अब देखिए हमारा करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो पोलैरिटी कैसी होगी हमारी वोल्टेज सोर्स की, कुछ इस तरीके से, यानी नीचे प्लस होना चाहिए, यानी करंट इधर से निकलेगी। ठीक, तो ये हमारा ऐसा हो गया। ठीक, तो अब इसका वैल्यू कितना होगा, V इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर। आई कितना है 2, आर कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये दो मेश का इक्वेशन बन गया। आप चाहे तो ये आप यहाँ पे एक मेश एनालिसिस लगा दें I1, और यहाँ पे दूसरी मेश एनालिसिस लगा दें I2। मेश 1 और मेश 2 में मेश एनालिसिस लगा के अब सीधे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, आप चाहते तो इसको नोट से भी कर सकते थे, क्योंकि लेकिन हमको यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करनी थी। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, तो ये हमको आपको दो मेश का क्वेश्चन मिल गया। तो आप मेश 1 में अप्लाई KVL इन मेश 1, ये सीधे मेश एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब पहले वाले में जब से हम मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे, अब तो आपको आ गया होगा, इधर से करंट चल रही थी ये प्लस ये माइनस, हमने I1 को बड़ा मान लिया, I2 को छोटा मान लिया, तो I1 का करंट डायरेक्शन क्या हो गया, I1 माइनस। इसी तरीके यहाँ ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट इंटर करेगा तो ये प्लस ये माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में अप्लाई करेंगे तो उधर से बाहर निकलेंगे तो ये हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे बाहर से निकलेंगे माइनस से, तो -2। ठीक है, करंट कितना फ्लो करेगा, उसमें I1 ही फ्लो करेगा, तो 2I1। ठीक है, ऐसे ये वाला जो हमारा कॉमन ब्रांच है, तो माइनस करंट कौन सी बड़ी मान रखी है I1, तो किधर से निकल रही है वो माइनस से, तो माइनस वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, करंट क्या हो जाएगी I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे कि 4 और 2 6I1, तो ये हो गया 10 माइनस 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0, ये हो गया 6। तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब अप्लाई करेंगे सेकेंड वाले लूप में, तो अप्लाई KVL इन मेश सेकेंड यहाँ पे मेश 1 में अप्लाई किया था, अब मैं सेकंड में यहाँ से अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर I2 इस लूप में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I2 किधर से बाहर निकलेगी, प्लस वाले टर्मिनल से। करंट कितना हो जाएगा, वहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है 4 एलिमेंट का, और करंट हो जाएगा हमारा I1 माइनस I2, तो ये हमारे करंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर हम लोग 3 ओम में पहुंचेंगे, तो 3 ओम में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, केवल I2 वाला, ये हो गया 3I2 इंटू 2, और साइन कौन सा होगा माइनस, क्योंकि माइनस से बाहर निकलेगा तो -2I2, ऐसे ही वहां से भी निकलेगा तो -2I2। ठीक है, यहाँ पहुंचे किस टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, वोल्टेज सोर्स के प्लस वाले से, तो प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4I1। ठीक है, तो 4 2 2, तो आपके पास हो जाएगा -8I2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2I1 माइनस 4I2 इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर से आपको दोनों इक्वेशन मिल गई। आप इसको अलजेब्रा के फॉर्म में सॉल्व करिए। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करिए, I1 I2 की वैल्यू प्राप्त कर दिए, और आपको ये वाली करंट जाननी है। ठीक है, ये वाली करंट जाननी है, करंट कितनी है I1 माइनस। ठीक है, I1 I2 को फाइंड आउट करके दोनों को माइनस करके ये वाली करंट बता दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अपने सर्किट्स में अप्लाई करते हैं।
ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और ठीक अगर आपको क्वेश्चन में दिए ही रखा है कि आप इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करिए तो आप सीधे अप्लाई करके फिर वहां पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो आप स्वविवेक से अप्लाई करेंगे कि कहाँ पे हम अप्लाई करें। और याद ये भी रखना है कि जिन एलिमेंट्स के क्रॉस हमको करंट या वोल्टेज चाहिए होगा या पावर चाहिए होगी वहां पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस जगह पे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए था तो यहाँ पे हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको इस फॉर्म में मॉडिफाई कर लिया और फिर सर्किट को इस तरीके से इजीली सॉल्व करके मेश एनालिसिस लगा करके और फिर जो है हमने जो है वो सर्किट सॉल्व कर लिया। बेसिकली जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सर्किट एनालिसिस मेथड है वो एक सब एनालिसिस मेथड है। तो हम सब इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हम लोग फिर अपना नोडल एनालिसिस लगाते हैं या मेश एनालिसिस लगाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई जो है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक है वो एक सब टेक्निक है। सब टेक्निक है मतलब जो हम थोड़े से पार्ट में यूज करते हैं अपने नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस को इजी करने के लिए, ठीक है, अपने नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस को इजी करने के लिए। तो नोडल एनालिसिस में क्या हो जाता है, नोडल एनालिसिस में एक नोड कम हो जाता है जिससे हमारा जो है जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है वो एक कम हो जाती है, जिससे हमारा सर्किट का मतलब उसका सोल्यूशन जो है हमारा जो इक्वेशन आती है उसका इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक हमारा सब टेक्निक है जो हमारे करंट नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस में हेल्प करता है ताकि हम लोग इजीली नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस कर सके और इजीली सर्किट को सॉल्व कर सके। तो उम्मीद है आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो आपको से जो है क्या है, आपको हमने मेश एनालिसिस बता दिया, नोडल एनालिसिस बता दिया और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। तो तमाम जो हमारी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं हैं या आपकी बोर्ड की परीक्षाएं उसमें इस एनालिसिस से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपने किताबों में से जा करके इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, उनको ट्राई करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम वहाँ पे अपनी इन टेक्निक्स को अप्लाई करें और अपना आंसर को प्राप्त करें, ठीक है। अभी हम इसका जो है एक अलग से प्रॉब्लम डिस्कशन लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम केवल और केवल इन तीनों टॉपिक्स पे 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10 से 12 जैसे जितने भी हो पाएंगे 1-1.5 घंटे में उतने हम क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको और क्लियरिटी प्रदान करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए अपने बुक से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सर्किट एनालिसिस का मतलब केवल प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।